नमस्कार साथियों, राधे राधे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में की तैयारी कर रहे सभी परीक्षार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है द पल्लवी एकेडमी मंच से। मैं पल्लवी गौड़। मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के तहत महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द, विचार और शब्द के भेद के बारे में बताने वाली हूं। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। शब्द, विचार, शब्द। आज हम इस वीडियो में शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द हैं क्या। देखिए, हम लोग अपने विचारों को और भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम को अपनाते हैं उसमें एक माध्यम है मौखिक रूप से बोलना या लिखना, और हम दोनों ही रूप में अपनी जो अभिव्यक्ति है वो शब्दों के माध्यम से करते हैं। शब्द क्या है साथियों? हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियां या वर्ण जो कि आ से लेकर ज्ञा तक है, उनके मेल से जब ये ध्वनियां आपस में मिलती हैं तो एक नए शब्द का निर्माण करती हैं, और हम उन्हीं शब्दों के द्वारा लिखकर या बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ध्वनि या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो शब्द परिचय में क्या है परिभाषा शब्द की? वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई। वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई। यहां दो बातें ध्यान देने वाली हैं, एक तो वर्णों का मेल, दूसरा सार्थक। वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द। इसका तात्पर्य है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक शब्द की रचना करते हैं। विशेष बात यह है कि वो शब्द कैसे होते हैं? वो शब्द सार्थक होते हैं। सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक मीन्स अर्थ सहित। ठीक है? तो जैसे कमला, ये एक शब्द है। ये कैसे बना? क हलंत अ, म हलंत अ, ल हलंत और आ, इनको जोड़ा तो कमला बना। यहां हलंत मैंने लगाया है, उसका कारण यह है बच्चों कि बिना स्वर के जब हम किसी व्यंजन वर्ण को बोलते हैं तो वो आधा उच्चारण होता है। तो हलंत के द्वारा यहां पर वर्ण आधा शो किया जा रहा है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन अधूरे या आधे वर्ण माने जाते हैं। इसकी डिटेल में आपको वर्णमाला के वीडियो में बताऊंगी। इसी तरीके से एक शब्द बना माधव। कैसे? म हलंत आ, ध हलंत अ, व अ, इन सभी के मेल से माधव बना। तो इसका आशय यह हुआ कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। कोई सा भी शब्द हो, वर्णों की सहायता से ही बनते हैं। वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। विशेष बात क्या है कि वर्णों का मेल हमें कैसा करना है? जिसका कोई अर्थ हो। अर्थपूर्ण मेल ही शब्द की श्रेणी में माने जाएंगे। विशेष बात, वर्णों के मेल से शब्द की रचना होती है। ध्वनियों वर्णों का बेमेल या निरर्थक शब्द रचना को शब्द नहीं माना जाता। यदि हमने ये कमला लिखा है, अगर इस कमला को मैं लामक लिख दूं तो क्या कोई इसका अर्थ है? नहीं है बच्चों। तो इसी तरीके से हम कोई मक है ना, मक, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब हम इसी को कम लिखते हैं तो इसका अर्थ है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि वर्णों का मेल कैसा होना चाहिए? उचित मेल होना चाहिए, जिससे कि किसी सार्थक शब्द की रचना हो सके। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि वर्णों के मेल को से जो वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई शब्द कहलाती है।
जैसे कि कोई सा भी शब्द हम लिख लेते हैं, बादल। बादल ये सार्थक शब्द है, लेकिन अगर मैं इसको कर दूं लदबा तो ये गलत शब्द है, तो ये शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा, सार्थक शब्द। ठीक है। विशेष क्या है, ध्वनियों वर्णों का बेमेल या निरर्थक शब्द रचना शब्द नहीं माना जा सकता। जैसे कि मकला, ये मकला ये शब्द निरर्थक शब्द है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं। अगली विशेषता क्या है शब्दों की कि ये स्वतंत्र इकाई होते हैं, मतलब अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनका अपना अर्थ होता है, यानी कि अगर सार्थक शब्द बनेंगे तो उनका एक अर्थ निश्चित होगा। शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं और वाक्यों के मेल से ही भाषा बनती है। यानी कि भाषा कैसे बनती है, वर्ण से शब्द बने, 2, 4, 5 शब्दों के मेल से एक वाक्य बना और उन वाक्यों में ही हम अपनी बात प्रकट करते हैं। जैसे कि अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, या हम कोई भी बात जब अपने मुंह से करते हैं, कुछ भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं साधारण रूप में किसी भी तरीके से, वो सभी भाषा के अंतर्गत आते हैं। मैं आगे बढ़ते हुए आपको शब्दों का वर्गीकरण यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए साथियों, शब्दों का वर्गीकरण हम करते समय कुछ आधार निश्चित करते हैं। वो आधार क्या है? शब्दों का वर्गीकरण करने के लिए 5 आधार निश्चित किए गए हैं, यानी कि शब्दों का वर्गीकरण इन 5 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 2 स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। नंबर 3 अर्थ के आधार पर। नंबर 4 व्याकरणिक प्रकार्य अथवा परिवर्तन के आधार पर। और नंबर 5 है आपका प्रयोग के आधार पर। ये चलिए मैं आज आपको व्युत्पत्ति अथवा रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में बताती हूं। साथियों, शब्द भेद के अंतर्गत पहला आधार है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, यानी कि 3 प्रकार के शब्द इस आधार में वर्गीकृत किए गए हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, इनको मूल शब्द भी कहते हैं। नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़। यौगिक शब्द में जब हम रचना करते हैं तो वो 4 प्रकार से होती है: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। देखिए, यहां यह समझना है कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट क्या है। जब हम शब्दों को बोलते हैं या शब्दों को, लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं तो ध्यान देना होगा कि वे शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रहार, मूल शब्द हार है, प्र मिलाकर वो प्रहार हो गया, तो हार शब्द से ही एक और नया शब्द बना प्र मिलने पर। बारी बारी से हम समझेंगे कि रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है। देखिए बच्चों, रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ यानी कि मूल। रूढ़ का दूसरा अर्थ क्या, नाम क्या है? मूल शब्द रूढ़। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो बोलते बोलते प्रचलन के हिसाब से एक निश्चित अर्थ के लिए बंध जाते हैं। जैसे कि पुस्तक। अगर मैं आपसे कहूं कि पुस्तक ले आओ, तो बताइए आप क्या लेकर आएंगे? आप पुस्तक ही लेकर आएंगे, क्योंकि यह शब्द एक अर्थ निश्चित कर रहा है, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि एक किताब या कुछ लिखा हुआ जो एक संकलन है उसे पुस्तक कहते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं आपको बहुत सारे बर्तनों के ढेर में से आपसे कहूं कि जाओ थाली ले आओ, तो आपको समझ में आएगा कि भगोनी या गिलास या कटोरी या कढ़ाई में से थाली क्या है। तो थाली की आकृति वाली चीज ही आप लेकर आएंगे। तो ऐसे शब्द जो अपने विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, पक्के हो गए हैं, या जिनको सुनकर आपको ये समझ में आए कि भाई
इस शब्द से तो ये चीज है, उस चीज को पहचान करने लगे, वो रूढ़ शब्द होते हैं। पारिभाषिक तौर पर देखते हैं, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं वे रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंडन करने पर ये अर्थहीन हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हाथी। अब हाथी शब्द से आप तुरंत पहचान जाएंगे कि विशालकाय पशु है हाथी, है ना? तुरंत आपके मन में आकृति आ गई, क्योंकि ये जो शब्द है ये रूढ़ हो गया है। हाथी क्या अर्थ हाथी ही होगा, आपको किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होगा कि आप बंदर सोचने लगे या शेर सोचने लगे, नहीं। ये जो वर्ण आपस में मिले हैं, इन वर्णों से ये जो शब्द बना है हाथी, ये रूढ़ हो गया है एक विशालकाय पशु के लिए। अब मान लो मैंने इसको खंडित किया, मैंने इसके टुकड़े किए, तो थी, क्या इसका कोई अर्थ है? क्या नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि रूढ़ शब्द का खंडन नहीं किया जा सकता, यानी कि रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रूढ़ शब्द क्या है? पहली बात तो यह कि रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े करने पर अर्थहीन हो जाते हैं। दूसरी सबसे विशेष बात यह है कि रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो अपने विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं या रूढ़ हो जाते हैं, यानी कि इन शब्दों को सुनकर तुरंत उन शब्दों से संबंधित वस्तु या किसी अन्य चीज को पहचान करने लगते हैं। आपको कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं होती है। जैसे कि नल, भाई नल मैं बोलूंगी तो आप नल तक ही पहुंचेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि नल क्या है, कैसा होता है। पानी, भाई पानी है, पानी रूढ़ शब्द है, यानी कि पानी शब्द को सुनते ही आपको समझ में आएगा कि पानी कैसा है, क्या है पानी। पानी किसे कहते हैं? लोटा, कलम, मेज, है ना? ऐसा कोई सा भी शब्द देख लीजिए, आम या पीला, मैं रंग में बोलूं पीला रंग, पीले रंग की चुन्नी, तो पीले रंग से आपको समझ में आएगा पीला। पीले को आप लाल तो समझेंगे नहीं ना, क्योंकि रंग के लिए पीला अपने आप में रूढ़ हो गया है। पीला शब्द सुनते ही आपको समझ में आएगा कि पीले रंग की बात हो रही है, ठीक है। अब रूढ़ के बाद दूसरा हमारा प्रकार क्या था? दूसरा प्रकार था हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए साथियों, यौगिक शब्द प्रधानमंत्री दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रधान और मंत्री। प्रधानमंत्री ये शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बना है, यानी कि दो अलग अलग शब्दों से एक शब्द बना। इसी तरीके से एक उदाहरण मैं बताती हूं, लाठी चार्ज। लाठी हिंदी शब्द है, चार्ज अंग्रेजी शब्द है। लाठी चार्ज ये शब्द भी दो अलग अलग सार्थक शब्दों से मिलकर बना है। इस प्रकार से यौगिक शब्द का क्या अर्थ हुआ? यौगिक का अर्थ होता है योग के द्वारा बना हुआ, जोड़ से बनने वाले शब्द, मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द। तो जोड़ के लिए क्या आवश्यक है? दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक मीन्स योग से बना हुआ शब्द, यानी कि जोड़ या मेल से बने हुए शब्द यौगिक शब्द। परिभाषा देख लेते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखिए यहां भी सार्थक शब्द पर विशेष ध्यान देना है कि आपको दो शब्द ऐसे मिलाने हैं कि वे सार्थक बने। निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बच्चों, रसोई घर, दोनों को मिलाकर एक बन गया रसोई घर। विद्यालय, दोनों को मिलाकर बन गया विद्यालय। रेल गाड़ी, मिलाकर हो गया रेलगाड़ी। यानी कि दो अलग अलग शब्दों से मिलकर ये बनते हैं। ये सभी शब्द दो मूल शब्दों के मेल से बने हैं जिनका अपना विशेष अर्थ है। रेलगाड़ी आप समझ जाएंगे, ट्रेन, है ना। यौगिक शब्दों के खंड करने पर या टुकड़े करने पर सार्थक शब्द प्राप्त होते हैं। देखिए बच्चों, रूढ़ शब्द का हम टुकड़ा नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूढ़ शब्द के टुकड़े करने पर अर्थहीन स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं पर यौगिक चूंकि दो शब्दों के मेल से बन रहा है, तो जब हम अलग अलग करेंगे तो दो अलग अलग शब्द मिलेंगे और
विशेष बात यह है कि दोनों ही शब्द सार्थक होंगे। जैसे कि रसोई घर, अगर हम अलग करते हैं तो रसोई और घर दोनों ही और सार्थक शब्द हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम यौगिक शब्द या शब्दों की रचना मेल जोल करके जोड़ जोड़ के कितने प्रकार से बना सकते हैं। यानी कि हम नए नए शब्द बनाना सीखेंगे कि हम नए शब्दों की रचना कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तरीका है नए शब्द को बनाने का, वो तरीका है उपसर्ग। पहला तो हम कैसे बना सकते हैं बच्चों? उपसर्ग। उपसर्ग के तरीके से हम नए शब्द की रचना कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्यय के द्वारा हम नए शब्द की रचना कर सकते हैं। तीसरा, संधि के अनुसार हम नए शब्द की रचना कर सकते हैं, और समास के अनुसार। यानी कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, इन तरीकों से हम नए नए शब्द बनाना सीख सकते हैं। कैसे? देखिए, यहां पर हम थोड़ी सी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास की संक्षिप्त अवधारणा को समझेंगे। उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ या आगे, प्रारंभ आगे या शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दांश, ये शब्द नहीं होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि मूल शब्द है बच्चों धर्म। अब धर्म में हम अ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? अधर्म। विपरीत अर्थ हो गया ना, धर्म का अधर्म हो गया, यानी कि अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो ये जो आ है ये उपसर्ग है, ये शब्दांश है। इस आ के मिलते से ही धर्म का अर्थ बदल गया और एक नया शब्द बना अधर्म। इसी प्रकार से शब्द, एक शब्द आता है शब्द, मूल शब्द क्या है? शब्द। अब नया शब्द हम कैसे बनाएंगे? अगर हम इसमें अप जोड़ दें, अप, तो क्या बन जाएगा? अपशब्द। जन्म, जन्म में अगर हम आ जोड़ दे, उपसर्ग जोड़ दे आ, तो क्या बन जाएगा? आजन्म। इस प्रकार से हार, क्या? अगर हम और शब्दों की अगर बात करते हैं तो हम जोड़ सकते हैं हार। हार मूल शब्द है, लेकिन अगर हम इसमें यहां शुरू में प्र लगा दें तो क्या बन गया? प्रहार। जय, जय मूल शब्द है, लेकिन अगर हम यहां पर परा लगा दें तो पराजय। तो प्र और परा दोनों उपसर्गों के मेल से दोनों ही शब्दों का अर्थ बदल गया। तो उपसर्ग क्या है बच्चों? उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, आगे जुड़कर या शुरू में जुड़कर या प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो हम उपसर्ग के माध्यम से भी नए शब्द की रचना कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है हमारा? प्रत्यय। प्रत्यय के माध्यम से हम प्रत्यय का उपयोग कर हम किस प्रकार से शब्द की रचना कर सकते हैं वो जानते हैं। प्रत्यय, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर या पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं या अर्थ में परिवर्तन पैदा करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में शब्दांश कहां जुड़ रहे थे? प्रारंभ में, शुरू में। और प्रत्यय में शब्दांश जुड़ते हैं शब्द के अंत में, यानी कि पीछे। नया शब्द बनाते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि लड़, मूल शब्द क्या है? लड़। आई प्रत्यय जोड़ने पर एक नया शब्द बनता है लड़ाई। घट, घट मूल शब्द है, या शब्द जोड़ने पर बनता है घटिया। मिठाई मूल शब्द है, लेकिन अगर हम इसमें वाला प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बन जाता है मिठाई वाला। इसी प्रकार से हम अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अगला हमारा जो माध्यम है नए शब्द की रचना का, वो है संधि। संधि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं इसके लिए आपको
अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें संधि के बारे में मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगी। यहां पर मैं सिर्फ संक्षिप्त में ही आपको संधि के बारे में बताती हूं। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यौगिक शब्द भी हम पढ़ रहे हैं। यौगिक शब्द ज्यादातर संधि और समास के द्वारा ही बनते हैं। जैसे कि संधि वर्णों के मेल से, देखिए जब दो शब्द पास में हो, विद्या और आलय, तो हम कहें कि हम विद्या के आलय में पढ़ने जाते हैं या हमें प्रतिदिन विद्या के आलय में जाना चाहिए। तो कितना लंबा शब्द और बड़ा अटपटा सा लग रहा है। लेकिन जब हम विद्या और आलय, ये अलग अलग शब्द हैं, जब हम इनको एक करते हैं तो यहां पर आ स्वर है और यहां भी आ स्वर है। इन दोनों स्वरों को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो यहां पर हमने क्या किया? दो वर्णों के मेल को जोड़ दिया, वर्ण जोड़ दिए, है ना। ऐसे ही नरेश, नर धन ईश, यहां पर आ और यहां ई, इस प्रकार से जोड़ने पर नरेश। ऐसे ही एक शब्द आता है सज्जन, है ना, सज्जन, तो सत धन जन, सज्जन। तो ये किस तरीके से जोड़े हैं इसके बारे में संधि की वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो यहां पर दो वर्णों के मेल से जो विकार और परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। शब्दों के, नए शब्दों के निर्माण के लिए संधि का प्रयोग हम कब करते हैं? जब दो अलग अलग शब्द होते हैं, जब उनको हम आपस में मिलाते हैं तो वहां पर स्वर वर्णों को पास में रख देते हैं या स्वर और व्यंजन को पास में रख देते हैं अथवा व्यंजन विसर्ग और स्वर को पास में रख देते हैं। तो वहां पर जब नए शब्द का निर्माण होता है उसमें संधि होती है। जैसे कि विद्या धन आलय, नर धन ईश, पीतांबर पीत धन अंबर, है ना, या जगदीश जगत धन ईश, या निरोग निह धन रोग। इस प्रकार से काफी सारे नए नए शब्द हम संधि के द्वारा भी यौगिक आधार पर बना सकते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होते हैं। मैंने यहां पर संक्षिप्त में ही बता रही हूं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 भेद हैं स्वर संधि के: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो इस प्रकार से साथियों यहां पर हम संधि के माध्यम से भी यौगिक आधार पर शब्दों का, नए नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। अगला हमारा जो आधार है यौगिक आधार में वो है समास, यानी कि हम समास के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समास है क्या? तो देखिए समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि में हम वर्णों को जोड़ रहे थे, संधि में हम क्या जोड़ रहे थे? वर्णों को जोड़ रहे थे, है ना। और समास में हम क्या जोड़ रहे हैं? शब्दों को जोड़ रहे हैं। ये विशेष ध्यान देना है, कई बार यहां से प्रश्न बन जाता है। अर्थात शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। कई सारे शब्दों को, जैसे कि वो उसके परिवार में मृत्यु हो जाने से पूरा परिवार शोक से आकुल है, शोक से आकुल। अब यहां से हम अगर से को हटा दें और वहां कर दें शोकाकुल, तो शोकाकुल से भी वही अर्थ होगा कि सभी शोक से आकुल हैं। इसी प्रकार वह राजा का पुत्र है, यहां से अगर हम का कारक चिन्ह को हटा देते हैं और बोलते हैं कि वह राजपुत्र है, तो भी यहां पर अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, अर्थात शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। और जितने भी यौगिक शब्द हैं उनमें ज्यादातर संधि और समास के शब्दों को या उपसर्ग और प्रत्यय के शब्द ही आते हैं। व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर जो तीसरा भेद था वो था योग रूढ़। कौन सा भेद था? योग रूढ़। यानी कि योग रूढ़, जैसा कि शब्द, दो शब्द मिल गए, यहां पर योग भी है और रूढ़ भी है।
तो शब्द से ही आपको समझ में आना चाहिए कि योग यानी कि इसमें मिलाना भी है, और रूढ़ यानी कि मैंने बताया था इसका एक विशेष निश्चित अर्थ भी होगा। तो शब्द से ही क्लियर है कि जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात योग रूढ़ शब्द में यौगिक शब्द तो होंगे, यानी कि वो दो शब्दों से मिलकर ही बनेंगे, लेकिन वो अपना एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध होंगे। समझे? ध्यान देना, रूढ़ शब्द क्या थे कि रूढ़ शब्दों को सुनते ही आपको ये क्लियर हो रहा था कि ये किस विषय में बात कर रहा है, ये शब्द किस विषय में संकेत कर रहा है। उसी प्रकार से योग रूढ़ शब्द भी है कि ये दो शब्दों के मेल से बनेंगे, लेकिन ये एक निश्चित चीज के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे कि उसको सुनकर आपको लगेगा कि अरे ये तो केवल एक ही अर्थ इसका हो सकता है। जैसे कि दशानन, दशानन, जैसे ही आप दशानन शब्द बोलते हैं तो ये समझ में आता है कि यहां रावण की बात हो रही है, जबकि ये दो शब्दों के मेल से बना है। 10 आनन, जिसके 10 आनन हो, जिसके 10 मुख हो, वो कौन था? रावण। तो योग रूढ़ शब्द से क्या समझे आप? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनेंगे ये शब्द। समझे? जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध या रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भ्रम में ना पड़े। रूढ़ किसी के मेल से नहीं बनता है ना, ये मूल शब्द होते हैं और अपना एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। यौगिक में दो शब्दों का मेल होता है ना, लेकिन ये निश्चित अर्थ रूढ़ नहीं होते ये किसी अर्थ के लिए, ठीक है। लेकिन योग रूढ़ शब्द क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, किंतु ये अपने अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। यानी कि ऐसे शब्दों को सुनते ही आपको समझ में आता है कि अरे ये तो इस बात की ओर संकेत कर रहा है। और यहां एक हिंट दूं कि समास का जो बहुब्रीहि समास है वो योग रूढ़ शब्द का ही केंद्र बिंदु है। बहुब्रीहि समास में सभी योग रूढ़ शब्द ही आते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। जलज, जलज ये क्या है? जलज ये प्रत्यय है ना। जलज, जलज का अर्थ होता है जल में पैदा, जल में जन्म, जलज। लेकिन जल में तो जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां सभी उगती हैं, तो क्या सभी जलज हैं? नहीं। जैसे ही आप जलज कहेंगे आपको समझ में आएगा कि ये कमल के लिए प्रयुक्त हो रहा है। यानी कि जो जलज शब्द है वो विशेष रूप से अपना अर्थ प्रकट करता है, प्रसिद्ध किसके लिए है? कमल के लिए। इसी प्रकार से निशाचर, निशाचर रात्रि में घूमने वाले, रात्रि में घूमने वालों को क्या कहते हैं? निशाचर। अब भाई रात्रि में तो पशु भी घूमते हैं, पक्षी भी उड़ते हैं इधर उधर, तो क्या सभी निशाचर हैं? नहीं। निशाचर शब्द राक्षस के लिए प्रयोग हुआ है। ये प्रसिद्ध होते होते, प्रचलित होते होते एक चीज के लिए फिट हो गया कि भाई जब आप निशाचर बोलेंगे तो वो राक्षस के लिए ही प्रयुक्त होगा। तो इस प्रकार से प्रचलित होकर ये एक शब्द के लिए एक और संकेत देने के लिए बंध गया। इसी प्रकार से लंबोदर, लंबोदर किसके लिए प्रयुक्त है? तुरंत आपको याद आएगा गणेश के लिए। गजानन, गज आनन, हाथी के मुख वाले कौन है? गणेश। गजानन शब्द इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ गणेश जी के लिए कि वो नाम लेते से ही समझ में आ गया कि गणेश जी के लिए प्रयुक्त है गजानन, जबकि ये मिलकर बना है गज और आनंद से। लंबा है उदर जिसका, इतने सारे शब्दों को संक्षिप्त करके लंबोदर बोल दिया, पर लंबोदर किसका नाम है? गणेश का। इतना प्रचलित हो गया है कि लंबोदर के नाम से आपको तुरंत गणेश ही समझ में आएंगे। इसी प्रकार से दशानन, मुरलीधर, पंकज, पंकज, पंकज पंक यानी कीचड़ में पैदा हुआ, तो कीचड़ में तो बहुत सी चीजें होती हैं, है ना, पर पंकज के लिए क्या होगा? इसी प्रकार से जलद, जलध है, धनुष वाला, जलध, जलध है ना। जल को धारण करने वाला कौन? समुद्र। और जलद
जल का दान करने वाला कौन? बादल। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हों, तो योग क्लियर हो गया, दो शब्दों से मिलकर। और रूढ़, दो शब्दों से मिलकर बनने के बाद भी वे अपने एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हों या निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हों, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ, कई पक्षियों के नीले गले होते हैं, है ना, लेकिन नीलकंठ किसके लिए प्रयुक्त है? महादेव के लिए। चतुर्भुज, चार भुजाएं तो गणेश जी की भी है, लेकिन चतुर्भुज विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। तो चतुर्भुज नाम से गणेश नहीं आएंगे, चतुर्भुज के लिए आप विष्णु को ही बोलोगे। ऐसे एक दंत, तो जितने भी बहुब्रीहि समास हैं, समास वाले शब्द हैं, वे सभी योग रूढ़ शब्द में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द की अवधारणा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। इनसे संबंधित शब्दों की वीडियो मैं आपको बहुत जल्द देने वाली हूं, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको शब्द के वर्गीकरण की अगले आधार पर जानकारी दूंगी। मेरी सारी वीडियो को लगातार देखते रहें। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज मुझे लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे उनको भी ये लाभ प्राप्त हो। आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आपकी परीक्षा में आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।